सो जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव सभी को। वेलकम बैक टू द चैनल एंड दिस इज़ पलक मिश्रा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हिंदी। बीए 4 सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है और अगर और भी सारे स्टूडेंट्स का ये टॉपिक है तो आपके लिए भी यही वीडियो है, ठीक है। आज हम आपका जो 4 सेमेस्टर हिंदी का सिलेबस है बीए का, उसका टॉपिक है ट्रांसलेशन। हिंदी लिटरेचर एंड हिंदी लिटरेचर बच्चों के लिए अच्छी बात ये है कि आप जब आप ट्रांसलेशन पढ़ोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। अगर आपके इंग्लिश में भी पढ़ा है तो ये आपको हेल्प क्या करेगा यहाँ, अगर हिंदी में पढ़ लिया तो इंग्लिश में हेल्प करेगा। थोड़ी चीज़ में डिफरेंस है जो मैं आपको पढ़ाते हुए बता दूँगी, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कि अनुवाद क्या है, सिंपली अर्थ, परिभाषा, एक डेफिनेशन तो जानना ही जानना है क्योंकि एग्जामिनर कितना भी अच्छा आंसर दे दो उसको दिखना है परिभाषा, इनके अनुसार डैश डैश डैश, ठीक है। तो उसको वही दिखेगा, उसको वो ब्लैक पेन की हेडिंग दिखेगी, इनके अनुसार कौन थे, तो ही वो पहले आपको नंबर उठाना चाहेगा। वरना जनरल आंसर तो वो जनरल मार्किंग दे देता है, उसको उसमें टेंशन नहीं है। तो आपको क्या करना है, एक परिभाषा उठा के लिखनी ही लिखनी है अपने आंसर को ब्रिलियंट दिखाने के लिए, थोड़ा सा हट के दिखाने के लिए, ठीक। ओके, हम जानेंगे कि अनुवाद का इतिहास क्या है, हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन देखेंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ देखेंगे कि स्वरूप क्या है अनुवाद के, और हम देखेंगे कि क्या क्या पर्यायवाची है, कौन कौन से टर्म्स हैं जो अनुवाद की जगह पे लिखे जा सकते हैं। अब आप सोचोगे यार टर्म्स क्यों, देखो सिंपली सी बात है, एग्जामिनर आपको अगर अनुवाद नहीं लिखा और उसने कुछ ऐसे टिपिकल पर्यायवाची अनुवाद के दे दिए और आप सोचेंगे क्या जी, ये क्या था, ये भी पढ़ा था क्या सिलेबस में, तो ऐसा आपके साथ हो सकता है। इसीलिए देयर इज़ अ वेरी acute need of telling you the पर्यायवाची of, है ना, the synonyms whatever you call it, हम लोगों को जानना ही जानना है कि आखिर इसके बदले इसका क्या क्या और नाम से, किस और नाम से जान सकते हैं, ठीक है। ओके, सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले अनुवाद की अवधारणा, दिस इज़ द हेडिंग ऑफ यूनिट 1 कि अनुवाद की अवधारणा क्या क्या है। तो समझ लीजिए पहले अवधारणा का मतलब होता है अर्थ क्या है, तो अवधारणा का अर्थ है विचार। तो अब इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है, अनुवाद की विचार, ठीक। अब अनुवाद का क्या विचार है, यानी कि जो भौगोलिक, सांस्कृतिक, दिस इज द परफेक्ट डेफिनेशन इफ यू वांट टू राइट, ठीक है, ओके। भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, साहित्यिक दृष्टि से हर व्यक्ति का एक माध्यम होता है, ठीक है। एवरीबडी हैज़ इट्स ओन मीडियम, उसे दूसरे तक पहुंचाने की प्रक्रिया, यानी कि मेरा जो आइडियोलॉजी है उसको दूसरे तक पहुंचाने की प्रक्रिया को ही अनुवाद की विचार के रूप में देखा जा सकता है, ठीक है। मेरा मीडियम अलग है, आपका मीडियम अलग है, आई वॉन्ट टू पास इट टू यू ऑल्सो, ना, इधर से पास करके आपके तरफ पहुँचाना है, तो ये क्या हो गया, अनुवाद के विचार। अनुवाद का ये विचार है भाई, मेरा डिफरेंट क्या है, मेरा डिफरेंट माध्यम है, उसे दूसरे तक पहुंचाने की प्रक्रिया ही अनुवाद की विचार है। बेसिकली देखो अनुवाद होता क्या है ना, जैसे आप क्या हो, एक डिफरेंट, अगर आप इसी इधर के स्टेट्स से आते हो, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, तो आप लोग हिंदी समझ सकते हो, ठीक है। तो आप जब साउथ के साइड जाओगे तो वो हिंदी को तो इस टाइम एकदम हटाना ही चाह रहे हैं, हिंदी उन लोगों से बर्दाश्त भी नहीं हो रही। सोचो ये वही हिंदी है जिसने इंडिपेंडेंस के टाइम पे कितना बड़ा रोल प्ले किया था, सबको एकजुट करने का काम किया था, समझ में आया। और इसी हिंदी के लिए भारतेंदु जी ने पूरा जीवन लगा दिया अपना। तो खैर बहुत दुख होता है देख के ये सारी चीज़ें कि आज इंग्लिश तो एकदम चरम सीमा पर है ही, अपने हर कॉलेजेस में पूरा इंग्लिश बोलो बच्चों, इंग्लिश बोलो, और कोई हिंदी बोल दे फिर देखो उसे क्लास में कैसे ट्रीट करते हैं, है ना। अगर आपके स्कूल में नहीं होता तो बहुत अच्छी बात है, आपके कॉलेज में नहीं होता तो बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन हिंदी दिवस मना लेंगे 14 सितंबर को, लेकिन हिंदी में अगर कोई बच्चा बात कर ले किसी बाहरी से स्पेशली, तो फिर तो नाक कट गई उन लोगों की। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में उनको स्टैंडर्ड दिख रहा है, लेकिन हिंदी उनके लिए, उनको लग रहा है कि यार ये तो ठीक है, ये उतना स्पेशल नहीं है क्योंकि उसे सिर्फ हिंदी बोलने आती है। बट मैं एक बात याद दिला दूँ, आप और एक दूसरा बंदा जो कि अंग्रेज है फॉर एग्जांपल, ठीक है, उसको सिर्फ इंग्लिश आती है, वो तो अपनी कंट्री का एक लैंग्वेज जानता है जैसे आप जानते हो, लेकिन आप उससे मच बेटर हो। क्यों? आप अपनी मातृभाषा जानते हैं, प्लस आप एक हिंदी बोलते हैं जो एक्चुअल में बोली जाती है, और थर्ड वन आप इंग्लिश भी सीख रहे हो, तो देख लो खुद ही कौन सुपीरियर है।
अगर कोई भी आपको ये समझाने का ट्राई करे कि देखो तुम्हें तो हिंदी आती है, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती ना, तुम तो हमसे इन्फीरियर हो, तो उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करो ये चीज़, है ना। क्योंकि देखो मैं भी इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ और मैं हमेशा ये चीज़ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाते हुए भी बोलती हूँ कि देखो इंग्लिश को हम यूज़ करते हैं अ वे टू कम्युनिकेट विथ पीपल, राइट, है ना। और इंग्लिश को हम अपने इंटरव्यू के दौरान बोलते हैं तो भाई इम्प्रेस ही हो गया, लेकिन आप देखते हो ना यूपीएससी क्रैक करने वाले लोगों को हर किसी को इंग्लिश नहीं आती है, एवरीबडी डिफरेंट मीडियम से आते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं ना, तो इट इज़ फाइन, इट इज़ टोटली फाइन कि अगर आप हिंदी बोल रहे हो तो इट इज़ ऑल अबाउट नॉलेज, नथिंग एल्स, ठीक है। तो हिंदी का एक अपना इम्पोर्टेंस है, समझ में आया। इतने सारे राइटर्स उस टाइम पीरियड के जिन्होंने लिखा है, और भारतेंदु जी को तो मैं इसमें बहुत मानती हूँ क्योंकि ऑलरेडी वो भारतेंदु हैं, ठीक है। और उन्होंने ये लिखा था कि निज भाषा की उन्नति करने से ही खुद की उन्नति होगी स्पेशली, तो दैट इज़ वाई देयर इज़ अ नीड टू रिस्पेक्ट एवरी लैंग्वेज स्पेशली। खैर छोड़िए, तो अनुवाद की अवधारणा समझ लिया। अनुवाद क्या होता है, जैसे आप एक विदेशी हो या फिर आप एक साउथ का साइड से बिलोंग करते हो, मैं टॉपिक से थोड़ा भटक गई, बट इट्स लाइक आई एम गिविंग यू अ मोरल साइंस लेक्चर, राइट। तो आप साउथ वाले हो और मैं हिंदी भाषी, हाउ डू वी कम्युनिकेट। सो इसके लिए मुझे अपना जो आइडियोलॉजी है वो आपके सामने रखना है, मुझे आपसे बात करनी है, तो मैं क्या करूँगी, मैं आपकी लैंग्वेज सीखूँगी या किसी मीडियोकर मीडिएटर को रखूँगी, या फिर कोई बीच में पर्सन रहेगा जो मेरी बात को ट्रांसलेट करके उसको बताएगा, क्योंकि उसको 2 लैंग्वेज आती है ना। अच्छा, हैव यू एवर नोटिस्ड कि जब भी कोई हमारे नेता जो है कहीं और जाते हैं तो उनके साथ एक ट्रांसलेटर होता है जो उनकी बातों को ट्रांसलेट करके बताता है, राइट। स्पेशली रैलीज़ वगैरह में आप जब जाते हैं, अपना क्या बोलते हैं उसे, है ना, जब वोटिंग के पहले जब सब प्रचार करते हैं अपना, ठीक है, उस टाइम पीरियड में जब हर एक एरिया में जाते हैं तो हर एक एरिया की उनको लैंग्वेज नहीं आती, तो देयर इज़ ए नीड ऑफ ट्रांसलेटर, ठीक है। वहाँ पे ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है जो वहाँ पे उनको एक्सप्लेन करते हैं। ऐसे ही जब हम अदर कंट्रीज़ में जाते हैं, अब्रॉड में जाते हैं, तो रशियन नहीं आ रही है और कोई कंट्री नहीं आ रहा है, उस कंट्री का लैंग्वेज ही नहीं आ रहा है, तो देयर इज़ ए नीड ऑफ वन पर्सन हु विल टेल कि ये जो है क्या बोल रहे हैं, समझ में आ गया। तो देयर इज़ अ नीड ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है। और क्या नीड है ट्रांसलेशन की, जैसे ट्रांसलेट करते वक्त जब हम किसी की बातों को बेसिकली, अनुवाद का एक सिंपल लाइन में जान लो, अनुवाद होता क्या है। अनुवाद का मतलब किसी की कही हुई बातों को पुनः बोलना इज़ अनुवाद, ठीक है। आपकी कोई बुक है जो बंगला में लिखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल टैगोर जी बंगला में लिखते थे, उनकी द होम एंड द वर्ल्ड, राइट, घरे बहरे, ठीक है। तो जो उनका घरे बहरे है वो क्या है, बंगला में लिखा गया है, उसको जब ट्रांसलेट किया है तो द होम एंड द वर्ल्ड बन गया है। उनके ही नेफ्यू ने किया है, सुरेंद्र नाथ आई थिंक, है ना, टैगोर जी के वर्क को उन्होंने ट्रांसलेट किया। तो अब आप उनके वर्क को इंग्लिश में पढ़ सकते हो, मैं नहीं जानती बंगला, मैं नहीं पढ़ सकती उनका वर्क, तो मेरे लिए तो बिल्कुल ड्रॉबैक हो गया ना कि मैं कुछ पढ़ ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है। तो अनुवाद की वजह से जो लैंग्वेज बैरियर है वो ख़त्म हो गया। तो अनुवाद हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस। पहले के ज़माने में क्या था ना, अनुवादक को ना बहुत ही हीन दृष्टि से देखा जाता था। क्यों? क्योंकि सब उसे कहते थे कि देखो इसका कोई कोर कंटेंट है नहीं, ये क्या करता है बस दूसरे की टेक्स्ट बुक को उठाता है और अपने लैंग्वेज में लिख देता है। तो उसको सब लोग मानते थे कि कॉपी कैट है ना। लेकिन आज के ज़माने में ट्रांसलेटर की बहुत ज़्यादा नीड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिभाषा ऑफ कोर्स विदाउट डेफिनेशन द आंसर इज़ इनकम्प्लीट अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनर, ठीक है। तो देखो अनुवाद में नाइडा एवं टैबर के अनुसार, ठीक है, अनुवाद का तात्पर्य है स्रोत भाषा में व्यक्त संदेश के लिए लक्ष्य भाषा में निकटतम सहज समतुल्य संदेश को प्रस्तुत करना। बड़ा टफ शब्द लिख दिए इन्होंने ना, निकटतम सहज समतुल्य संदेश को प्रकट करना। यह समतुलता पहले तो अर्थ के स्तर पर होती है, फिर शैली के स्तर पर होती है। चलो लेट मी एक्सप्लेन दिस फर्स्ट। देखो इन दोनों के डेफिनेशन में ये बताते हैं कि देखो स्रोत भाषा होती है और एक क्या होता है, लक्ष्य भाषा होती है। इसको पहले समझो। देखो इंग्लिश में बताऊं तो एक होती है सोर्स लैंग्वेज, दूसरी होती है टारगेट लैंग्वेज।
मान लो कि आपके पास अभी जो करेंटली नोटबुक है वो हिंदी की है, क्योंकि अभी आप हिंदी पढ़ रहे हो। हिंदी की टेक्स्ट बुक को जो मैं उठा रही हूँ उसको मैं कह रही हूँ स्रोत भाषा। क्यों? वो जो मेरे हाथ में पड़ी हुई है स्रोत भाषा। अब इस स्रोत भाषा को जिस भाषा में मैं कन्वर्ट करके ट्रांसलेट करूँगी वो हमारा टारगेट लैंग्वेज हो जाएगा, है ना, लक्ष्य भाषा। टारगेट यानी लक्ष्य, लक्ष्य भाषा। तो फॉर एग्जांपल कि मेरे हाथ में हिंदी की बुक है, उसमें जो हिंदी लिखा हुआ है वो क्या है, स्रोत भाषा है, और मैं इसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रही हूँ दैट इज़ टारगेट लैंग्वेज। तो सिंपली अनुवाद का यही होता है कि स्रोत भाषा को क्या करना, लक्ष्य भाषा में व्यक्त करना, निकटतम, सहज यानी सिंपल वे में, निकट, निकट यानी कि बहुत करीब। क्यों? क्योंकि आपके इस टेक्स्ट बुक में जो जो लिखा है आपको सब कुछ उसमें डालना ही डालना है, बहुत ही सिंपल वे में, लेकिन उसमें इतना मेजर गैप नहीं होना चाहिए कि वो आप अपना पर्सनल उसमें ओपिनियन डाल रहे हो, नहीं ना। अगर टैगोर जी ने स्पेशली निखिलेश नाम का एक कैरेक्टर रखा है होम एंड द वर्ल्ड में, घरे बहरे में, तो आप क्या उसको डिफरेंट नेम दे दोगे? नहीं दोगे ना। क्यों? क्योंकि आपको सिमिलर कंटेक्स्ट में लेकर जाना है उसको, आपको उसकी कोई भी मेन कोर्स कंटेंट को नहीं ख़राब करना है, वरना फिर वो फेलियर होता है। एज अ अनुवादक यू आर फेल, ठीक है। ओके, फिर है हमारा समतुल्य संदेश को प्रस्तुत करना, यानी सिमिलर, जो जो उसमें बताया गई है बातें वो हम इसमें भी सेम चीज़ें लिख रहे हैं। जो वो उसमें थीम लिखे हैं वही हम इसमें भी थीम डाल रहे हैं, है ना। उसका पर्सपेक्टिव जो है, क्या दिखाने की कोशिश की गई है, किस तरफ कहानी को मोड़ा गया है, इधर भी सेम चीज़ होगा। उसके बाद सबसे पहले क्या होगा, अर्थ के स्तर पर समतुलता। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम उसमें अर्थ को यूजुअली क्या होता है ना, ट्रांसलेटर एक कोश लेके बैठते हैं, जिसके बाद उसको लैंग्वेज की अच्छी जानकारी होती है, और फिर वो क्या करता है, उसी को, उस वर्ड्स को ले लेके अच्छा वर्ड बैठाकर ट्रांसलेट करता है। तो अर्थ उसका आपको क्या करना चाहिए, वो पहले अर्थ के भाव से होना चाहिए, फिर शैली देखनी चाहिए उसकी। समझ में आया? तो इनका डेफिनेशन थोड़ा सा कठिन था, बट इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अब जो मैंने तोड़ तोड़ के समझाया तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाय द वे यू नीड टू लर्न दिस, राइट। अगर आप लोगों को दिक्कत है कि समझ के नहीं हो पा रहा है तो लिख लिख के प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। आगे बढ़े, अर्थ क्या होता है। अब फाइनली हम अनुवाद को तोड़ के देखेंगे। एक होता है अनु, दूसरा होता है वाद। अनु जो है उपसर्ग है, ठीक है, वाद जो है प्रत्यय है। अब जो वाद है वो संस्कृत के वद धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है टू से, यानी बोलना। तो किसी की कही हुई बातों को दोबारा पुनः कथन करना इस अनुवाद, ठीक है, ओके। अब आगे हम पढ़ेंगे इतिहास को। तो यूजुअली इतिहास की कॉन्टेक्स्ट में कई कई चीज़ें दी हुई थी। जो मेन इंपॉर्टेंट है आपका कालों के थ्रू, यानी प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल ही है। तो मैंने इसी को पिक करके लिखा है कि विश्व के संदर्भ में, है ना, क्योंकि हम लोग ऐसे ही नहीं लिख सकते कि मैं मानती हूँ कि इसके 3 हैं तो आप उसको जाके लिख रहे हो, क्योंकि यूजुअली लोग ये नहीं देखेंगे। अगर आप वर्ल्ड की कॉन्टेक्स्ट में कोई भी डेफिनेशन लिखते हो ना तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ना। तो हम क्या लिखेंगे कि विश्व के संदर्भ में कालखंड की दृष्टि से 3 भागों में अनुवाद के इतिहास को बांटा गया है। पहला है प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल, ठीक है। तो चलो प्राचीन काल को देखते हैं। तो प्राचीन काल में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी, देखो बहुत डेप्थ में जाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2 घंटे का पेपर होता है और रिटन हो रहा है, ठीक है। आपको लिखना है कि प्राचीन काल का जो समय है वो 3000 से शुरू होकर 5000 ईसा पूर्व तक चला जाता है, ठीक। उसके बाद आपको सिर्फ 2 चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी है। पहला आपको मेंशन करना है कि अनुवाद का सर्वप्रथम प्रमाण ईसा से 3000 वर्ष पूर्व मिस्र में 2 भाषाओं में लिखे गए एक शिलालेख से उपलब्ध होता है। पहला क्या है, बेबीलोन के राजा हम्मुरबी के समय लगभग 2100 ईस्वी पूर्व में अलग अलग भाषाओं का प्रचलन था, ठीक है। तो ये जो राजा का नाम है उसको लिख लेना, और राजभाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में अनुवाद कराकर काज का कार्य किया जाता था। तो उस टाइम पीरियड पे जैसे राजा महाराजाओं का जो सिस्टम चलता था उसमें ये बता रहा है कि जो बेबीलोन के जो राजा थे वो क्या करते थे, राजकाज का काम करने के लिए अनुवाद का काम, मतलब अनुवादक का सहारा लेते थे, अनुवाद करा के, ठीक है।
अनुवाद का सबल प्रमाण 5वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े हुए यहूदियों से मिलता है। जैसे जब आप अनुवाद के जब बेनिफिट देखोगे ना, जब आप लिखोगे क्या क्या फ़ायदे होते हैं या कहाँ कहाँ काम आता है अनुवाद, तो आपको ये भी लिखना होगा कि जो ट्रेड होता था उसमें भी अनुवाद बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। क्योंकि अभी तो आपको इंग्लिश बोलने आती है, आप जाके कहीं और कंट्री में मान लो अगर आप वहीं रहते हो, यहाँ से चले गए वहाँ पे कुछ बेच रहे हो, आपके लिए फिर भी एक ईजी टास्क है। तो अगर मैं ट्रेडर हूँ, आप भी ट्रेडर हो, मैं होल सेलर हूँ, आप रिटेलर हो, तो मेरी और आपकी भाषा इतनी डिफरेंट है, तो मैं कैसे करूँगी आपसे कुछ भी ना। मेरे में तो मेरा आपका समझ नहीं आ रहा, आपको मेरा समझ नहीं आ रहा, तो हम कैसे करेंगे लेन देन। तो इसमें भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से, इंटरनेशनल जो ट्रेड रिलेशंस होते हैं उसके लिए भी बहुत यूज़फुल होता था। फिर आपको जो हमारा हिब्रू लैंग्वेज में लिखी गई जो बाइबल थी उसका भी ट्रांसलेशन देखो क्या है कि निहूमिया नामक एक यहूदी था, उस समय की शास्त्रीय व आध्यात्मिक रचनाओं की प्राचीन हिब्रू से अरबी में अनुवाद कराता था। यानी पहले हिब्रू में लिखी गई चीज़ों को वो अरबी में ट्रांसफ़र करता था ना, ट्रांसलेट करता था, सॉरी। तो इन सब चीज़ों को लिखेंगे आप, छोटे में इतना भी लिख सकते हैं कि जो दूसरा सबसे प्रसिद्ध माना जाता है वो रोसेटा स्टोन है। ये इंग्लिश में भी जब मैंने इंग्लिश पढ़ा था तो ये रोसेटा स्टोन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन जब हम पढ़ रहे थे इंग्लिश में, तो ये रोसेटा स्टोन वहाँ पे भी था, ठीक है। तो ईसा पूर्व दूसरी सदी का प्रसिद्ध इजिप्शियन, ये क्या है, इजिप्शियन है, इजिप्शियन से ग्रीक में अनुवाद रोसेटा स्टोन है। ये बेसिकली एक टाइप का स्टोन है जिस पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो दो चीज़ें आपको मेंशन करनी है, एक जो राजा महाराजा होते थे, फिर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड के लिए एक यहूदी था, उसने क्या किया था, जितने भी ग्रंथ वंथ थे उस टाइम पीरियड के, जितने भी शास्त्रीय आध्यात्मिक रचनाएं थी, रिलीजियस चीज़ें थी, उसको हिब्रू से अरेबिक में करा दिया ताकि सब पढ़ पाए ना। तो देखो इसमें बाइबल मेंशन मत कर देना क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है, जब आएगा तो बता दूँगी, ओके। नाउ मध्यकाल। अनुवाद का मध्यकाल यूरोप में 5वीं, यानी यूरोप से देखा जाता है। यह वह समय, हाँ, अनुवाद की दृष्टि से 8वीं या 9वीं शताब्दी का योगदान महत्वपूर्ण है। यह वह समय था जब अरबी भाषा का प्रचलन बढ़ रहा था, ठीक है, अरेबिक भाषा ज़्यादा आ रही थी। ग्रीक भाषा से कई कृतियाँ अरेबी मतलब जो ग्रीक लैंग्वेज थी उसको सबसे टफेस्ट लैंग्वेज माना जाता है। ग्रीक से टेक्स्ट लेकर आके अरेबिक में वो लोग ट्रांसलेट करने लगे। सीरिया से बगदाद आए विद्वानों ने फिजिशियन, हिपोक्रेट्स, इन सब चीज़ों का क्या किया, तत्व चिंतक प्लेटो, ठीक है, प्लेटो का नाम सुना होगा, अरस्तु यानी एरिस्टोटल के ग्रीक में किए गए कामों को अरबिक में अनुवाद किया। यानी देखो ग्रीक में आपको यही सब देखने को मिलेंगे, सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, इन सब चीज़ों के टेक्स्ट को भी अरबिक में ये लोगों ने कन्वर्ट किया। कौन, सीरिया से बगदाद आए विद्वानों ने, ठीक। और उसके बाद जब मूरिश शासन का अंत हुआ तब टोलेडो के अनुवादकों ने, अब देखो इंग्लिश, अगर आपने मेरी इंग्लिश वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें पर्टिकुलरली मेंशन है टोलेडो स्कूल ऑफ ट्रांसलेटर्स। उनका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। जब आप ट्रांसलेटर्स की जब हिस्ट्री देखोगे ना तो टोलेडो स्कूल सबसे पहला स्कूल था ट्रांसलेटर्स का, और ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स जो वहाँ पे रहते थे, ठीक। तो इसमें इनकी भी बात की गई है कि टोलेडो स्कूल ऑफ ट्रांसलेटर्स का अनुवादक ने ग्रीक भाषा की प्राचीन एवं वैज्ञानिक व दार्शनिक रचनाओं को अरबी से लैटिन भाषा में कन्वर्ट, यानी अब वो अरबिक से क्या करने लगे, लैटिन में आ गया। तो ग्रीक से अरबिक, अब अरबिक से लैटिन, यानी अब समझ रहे हो कि धीरे धीरे चीज़ें कन्वर्ट होने लगी हैं। और उसके बाद क्या करा, बाइबल का अंग्रेजी में अनुवाद भी हुआ। 14वीं शताब्दी में जॉन वाइक्लिफ, है ना, इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट तो आराम से जानते होंगे, जॉन वाइक्लिफ ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। देखो उस वक्त क्या था ना, बाइबल जैसी रिलीजियस टेक्स्ट बुक का ट्रांसलेशन करने में बड़ी दिक्कत आती थी। क्यों? क्योंकि आपस ही में लोग झगड़ते रहते थे कि देखो अगर आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कर रहे हो तो पब्लिक को कैसे समझ में आएगा, और अगर आप उसमें अपनी पर्सनल ओपिनियन डाल के उसमें अपने से लिख रहे हो कुछ, तो यानी आप होली बुक के साथ छेड़खानी कर रहे हो, तो आपको पूरे लाइफ जो है सज़ा मिलेगी, जेल में बंद किया जाता है। एक भगवान के स्टेक के लिए मरता था, सेक के लिए मरता था, और दूसरा जो है जिसको इम्प्रिजन कर दिया जाता था कि तुमने छेड़खानी की है भगवान के कहे हुए वर्ड से, ठीक है, डिवाइन वर्ड से आपने छेड़खानी की है। तो उस टाइम पीरियड में जॉन वाइक्लिफ का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना ये अपने आप में ये बहुत बड़ा काम था। ओके, फिर हम देखेंगे किसी भाषा में
कही या लिखी गई बात का दूसरी भाषा में करना अनुवाद होता है, ये तो पता है। अनुवाद का कार्य तो देखो बहुत पुराना है। और चलो अब आधुनिक काल बताना है ना, फिर आगे बढ़ेंगे। आधुनिक काल, देखो यहाँ पे आधुनिक काल लिखा है। आई एम सॉरी यार, थोड़ा बहुत देखो हिंदी टाइप करने में दिक्कत होती है ना, लेकिन ठीक है, अगली बार से ध्यान रखूँगी। आधुनिक काल में क्या था कि आधुनिक काल में अनुवाद का आरंभ 19वीं शताब्दी से माना था। ये टाइम पीरियड कुछ मेंशन मत करना, उल्टा सीधा अंदर भर देना, लेकिन टाइम पीरियड कभी गलत मत लिखा करो, क्योंकि जो टीचर चेक करा है वो अंदर का भले ही ना पढ़े, जो आपने टाइम पीरियड मेंशन किया एक बार में पकड़ लेगा। उसके बाद वो प्री कंसीव नोशन उसका सेट कि इस बच्चे ने तो मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, अब रुको मैं इसकी कॉपी में दिखाता हूँ। प्लीज़ आप, अगर आपको ना आए ना, आप टाइम पीरियड मत मेंशन करो, अटेम्प्ट ही मत करना वो क्वेश्चन, अगर ऑप्शन में रहे तो, लेकिन ट्राई टू राइट। अब यार 19वीं शताब्दी तो लिख ही सकते हो, आधुनिक काल आ गया ना। ओके, इसमें क्या था, ज्ञान और साहित्य की परंपरा का उच्चतम स्तर पर विराजमान रही। भारतीय संस्कृति विश्व की अन्य महत्वपूर्ण संस्कृतियों के संपर्क में आई और इनके मध्य आदान प्रदान भी हुआ। अनुवाद के संदर्भ में भारत का इतिहास पश्चिमी देशों के जैसा नहीं है ना। संस्कृत की कई रचनाओं को क्या किया गया, अन्य भाषाओं ने अनुदित होने का प्रमाण उपलब्ध है, यानी हमारे भी जो रिलीजियस टेक्स्ट को बहुत लोगों ने ट्रांसलेट किया। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य पाली में लिखा गया था, अब वो संस्कृत में लिखा गया। वस्तुतः संस्कृत साहित्य में टीका की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है, जो अनुवाद का ही रूप है। तो जो संस्कृत का जो साहित्य है उसमें टीका होता है, दैट मीन्स वो इनडायरेक्टली अनुवाद, क्योंकि जैसे संस्कृत लिखा है आपको नहीं समझ में आएगा, राइट, तो उसका अनुवाद होता ही होता था। उस टाइम पीरियड पे भी ये साहित्य है। जो बुद्ध साहित्य लिखा गया था वो पाली में लिखा गया था, उसको संस्कृत में ट्रांसलेट किया, अब संस्कृत से लोगों ने ट्रांसलेट करना चालू कर दिया हिंदी में भी। इसके बाद बौद्ध धर्म के उत्थान और विदेशों में प्रचार प्रसार के साथ अनुवाद के क्षेत्र में अविस्मरणीय कार्य हुए, जैसे श्रीलंका, वर्मा, बाली, बोनेरिया, चीन, तिब्बत, जापान आदि देशों के मुख्य भाषाओं में बौद्ध साहित्य के अनुवाद का साथ ही साथ अन्य ग्रंथों का भी अनुवाद हुए हैं। यानी बौद्ध साहित्य उस वक्त बहुत ज़्यादा फेमस था पुराने टाइम में। अगर आप सारनाथ के साइड जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या वहाँ पे है। इवन यूपी के वाराणसी में अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो कि आपको देखने को मिलेगा इन्हीं सारे कंट्रीज से। जापान देखने को आपको मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको, समझ रहे हो, श्रीलंका, इस कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट करने को मिल जाएगा सारनाथ में इस चीज़ का जो मैं बात करूँगी ना, तिब्बत स्पेशली। ठीक, अब देखिए अनुवाद का स्वरूप क्या है। अनुवाद का स्वरूप देखो, अनुवाद का एक सीमित स्वरूप है और एक अनुवाद का व्यवहारिक स्वरूप है। देखो सीमित स्वरूप क्या कहता है ना, कि जो अनुवाद की साधारण परिभाषा है कि एक भाषा के निहित अर्थ को दूसरे भाषा में परिवर्तित करना, यानी इसमें लिटरल ट्रांसलेशन की बात हो रही है कि देखो वर्ड मीनिंग टाइप का ट्रांसलेट कर दिया ताकि आप पढ़ के समझ सको। यही अनुवाद का सीमित रूप है। ठीक है, भाषांतरण अनुवाद, भाषा में क्या करना अनुवाद में, लेकिन इसमें भी दो पार्ट्स हैं इसके, पाठधर्मी और प्रभावधर्मी। पाठधर्मी क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ स्रोत भाषा के केंद्र पर टिका होता है, यानी कि जो हमारे जो सामग्रियां हैं, जो कैसा लैंग्वेज है, इन्हीं सब चीज़ों पे टिका हुआ रहता है। लेकिन जो प्रभाव वाला है, जो प्रभावधर्मी है, इसमें कैसा इफेक्ट पड़ रहा है लैंग्वेज के साथ साथ। ठीक है, यानी कि भाषा पाठ की संरचना तथा बनावट की उपेक्षा उस प्रभाव को पकड़ने की कोशिश की जाती है। यानी कि इसमें लैंग्वेज नहीं, इसमें देखा जाता है कि प्रभाव कितना पड़ रहा है, इम्पैक्ट कितना जा रहा है रीडर्स पे, उनको कैसा लग रहा है पढ़ने के बाद। तो वो विशेषतः इस तरह का अनुवाद सृजनात्मक साहित्य, सृजन, समझ रहे हो, लिखने की जो कला, और विशेषकर कविता के अनुसार में लागू होता था। और कविता वगैरह में ये मैक्सिमम देखने को मिलता था। जैसे कविता आप पढ़ते हो तो आपको कुछ फील होता है ना, आपके अंदर कुछ इम्पैक्ट होता है। जब वीर रस की कविता पढ़ते हो तो क्या आप जोशिया जाते हो ना कि अब तो कोई दुश्मन हमारे सामने ही टिक नहीं पाएगा। लेकिन इन रियल लाइफ इट इज़ डिफरेंट। तो वहाँ लिटरल ट्रांसलेशन काम नहीं आएगा ना, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं काम आएगा। अगर आप कविता लिख रहे हो या कविता कोई चीज़ ट्रांसलेट करो तो उसमें वही इम्पैक्ट आना चाहिए जो उसमें था। बाकी अगर आप इसी में सीमित रूप में देखोगे पाठधर्मी, तो उसमें सीधे स्रोत भाषा के केंद्र को दिखाया जाता था। ठीक, अब व्यापक रूप थोड़ा सा डिफरेंट है। व्यापक रूप कहता है कि देखो प्रतीकांतरण संदर्भ में देखा जाता है। प्रतीक, अब पहला है इसमें
अंतःभाषिक अनुवाद, अन्वयांतर, अव्यांतर, ठीक है, अन्वयांतर जो है, या फिर आप बोलो अतःभाषिक ही ज़्यादा बेटर है, अंतःभाषिक। इसमें जो हमारे एक ही भाषा के अंतर्गत अंतःभाषिक अनुवाद में हम एक भाषा के दो भिन्न प्रतीकों के मध्य अनुवाद करते हैं, यानी भाषा एक ही है, उनके बीच में अनुवाद हो रहा है। जैसे मान लो कि आपकी कोई गद्य है, नहीं, आपकी मान लो कोई पोइट्री है, उसको आप ट्रांसलेशन कर रहे हो गद्य में, लेकिन वो पोइट्री थी, ये गद्य है, लेकिन दोनों का लैंग्वेज क्या है, हिंदी ही है। समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा, अव्ययांतर, ठीक है, अन्वयांतर, ठीक है। फिर सेकेंड होगा भाषांतर। इसमें क्या होता है, इसमें अनुवादक न केवल स्रोत भाषा में लक्ष्य भाषा की चीज़ों को देखता है, बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक, हाँ, इसमें देखो भाषांतरण में क्या होता है कि चेंज तो होता ही है, सोर्स लैंग्वेज से टारगेट लैंग्वेज में, लक्ष्य भाषा में कन्वर्ट तो होता है, साथ ही साथ इसके बैकग्राउंड भी मैटर करता है, जैसे कि सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा का बात करता है, धार्मिक विश्वासों की बात करता है ना, यानी इसमें आपको डेप्थ देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सब बैकग्राउंड डिस्कस कर रहा है उसमें, ठीक है। मान्यताओं आदि की जानकारी भी बहुत अच्छे से दी रहती है। अगर नहीं होता है ऐसा तो फिर वो क्या होता है, सार्थक अनुवाद नहीं कहलाएगा और इससे न्याय नहीं करेगा। थर्ड होता है दोस्तों अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद, प्रतीकांतर। प्रतीकांतर क्या कहता है कि किसी भाषा की प्रतीक व्यवस्था से दूसरे भाषेतर प्रतीक व्यवस्था में अनुवाद किया जाता है। अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद में प्रतीक एक का संबंध तो भाषा से ही होता है, जबकि प्रतीक दो का संबंध जिस किसी दृश्य से माध्यम से, जैसे मान लो अमृता प्रीतम के पिंजर उपन्यास को हिंदी फिल्म पिंजर में बदल जाना। अब आप समझो कि कोई बुक लिखी हुई है, उसके ऊपर आप मूवी देख लें, यानी कोई चीज़ लिखित में था, अब वो दृश्य में बदल गया है। तो इस तरह का जो भी ट्रांसलेशन होता है वो क्या हो जाएगा, प्रतीकांतर। प्रतीकांतर जैसे मान लो कि कोई अमृता प्रीतम की पिंजर पढ़ी होती तो मैं बताती, आप लोग अगर इंग्लिश लिटरेचर के हो तो, इंग्लिश लिटरेचर के क्या, हिंदी लिटरेचर का है ये अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम को हम लोग इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, पिंजर, ठीक है। तो अमृता प्रीतम का जो पिंजर है उसमें क्या होता है कि उन्होंने वो उपन्यास लिखा है, लेकिन वो कैसे बदल गया, इसको मूवी में बदल दिया गया। और आप लोग मुंशी प्रेमचंद जी की एक बहुत ही फेमस लिखी हुई उपन्यास है, हाँ, भीष्म साहनी के उपन्यास तमस, ठीक है, तमस यानी कि डार्कनेस आई गेस। तो भीष्म साहनी ने तमस लिखा, उसको आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हो, समझ में आया। प्रेमचंद जी की कहानी शतरंज के खिलाड़ी की भी फिल्म बनी हुई है, और शतरंज के खिलाड़ी उसका टाइटल ही है। तो ये क्या है, प्रतीकात्मक है, ठीक है। अब देखो अनुवाद का महत्व से बहुत सिंपल है। अनुवाद अगर नहीं होगा तो आप संपर्क नहीं कर पाओगे किसी से, आप किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। अब कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी तो बातचीत नहीं हो पाएगी पहली। और ट्रेड वाला इसमें ज़रूर डालना कि जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो हम ट्रेड करते हैं, जो हम सामान बेचते हैं, सामान खरीदते हैं, वो उसमें बहुत डिफ़िकल्टी आएगी, क्योंकि हम एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं जानते, हम समझ नहीं सकते। शिक्षा स्तर पर स्टार लिखा है, लेकिन स्तर होगा आपके, अगर आप महाराष्ट्र में चले जाएंगे तो आपको हिंदी नहीं देखने को मिलेगी, आपके मराठी ही बोली जाती है, लिखाई भी जाती है, बच्चों को मराठी सिखाई जाती है ना, तो मराठी में बुक्स होंगी, ठीक है। अगर आप बंगाल साइड में जाए तो बंगाली में बुक्स होंगे, उड़िया साइड में जाए तो डिफरेंट बुक्स होगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी अनुवाद का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। उसके बाद क्या है, धर्म संप्रदाय। आपका जो टेक्स्ट बुक है वो संस्कृत में लिखा गया है, क्या हर पर्सन संस्कृत जान सकता है? द आंसर इज़ नो, ठीक। तो संस्कृत नहीं जान सकता तो मैं अपने धर्म को ही नहीं जान सकती। तो अब मेरा रिलीजियस गीता जो है हिंदी में आ रहा है, इंग्लिश में भी आ रहा है दोस्तों, है ना। बहुत सारे ऐसे अमेरिकन राइटर्स को मैं जानती हूँ जो कि भगवत गीता से बहुत इंस्पायर हुए हैं। इवन आप जितने भी मूवीज़ में कलाकारों को देखते हो, हॉलीवुड के जो भी हैं, उन्होंने भी पर्टिकुलरली बोल रखा है कि मुझे भगवत गीता जो है बहुत पसंद है, इसका ये चीज़ें बहुत पसंद है। अगर आपने कभी इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया हो तो हमारा तो रिलीजन इससे एक्सपैंड हो रहा है, क्योंकि ट्रांसलेशन हो गई है तो दूसरा बंदा भी पढ़ सकता है। मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, मैं कौन सी लैंग्वेज जानती हूँ, उन सारी लैंग्वेज में अगर मेरे रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स आ गई हैं तो क्या मेरे को डिफ्रेंशिएशन, मतलब मेरे को प्रॉब्लम होगी, मेरे को स्ट्रेन नहीं होगा ना पढ़ने के लिए। तो सॉरी धर्म संप्रदाय के प्रचार में, विज्ञान एवं तकनीकी ज्ञान के लिए भी, ठीक है।
और आपने ये चीज़ में मुझे लगता है बीबीए की या बीटेक की बुक्स पहले हिंदी में शायद अवेलेबल नहीं थी या किसी लैंग्वेज में नहीं थी आई गेस, और अब इस टाइम पीरियड से हर सारी बुक आपको लैंग्वेज में देखने को मिल रही है। संस्कृति का आदान प्रदान होता है अनुवाद से ना। आपकी संस्कृति, अगर मैं किसी अंग्रेज का कोई बुक उठाऊँ और स्पेशली सोसाइटी से रिलेटेड अगर उसने कोई बुक लिखी है और तो मैं पढ़ूँ जब उसे, तो मुझे पता चलेगा कि वहाँ पे कोई अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहता। इतने बड़े बड़े हो जाने पे सब इंडिपेंडेंट, सब घर छोड़ के निकल गए हैं, सब अपने से कर रहे हैं, अपने से कमा रहे हैं, अपने से खा रहे हैं, अकेला आइसोलेटेड जीवन जी रहे हैं। अब यहाँ हम लोग इतने बड़े हो गए लेकिन फिर भी अपने फैमिली के साथ रहते हैं। तो जब कोई अंग्रेज हमारी किताब पढ़ेगा, उसमें जब माता पिता के कनेक्शन को दिखाएगा कि कैसे बच्चों का कनेक्शन है माता पिता के साथ, हम कैसे पाँव छू के आशीर्वाद लेते हैं, है ना, प्रणाम करते हैं, फ़ोन पे भी कहते हैं हेलो प्रणाम, है ना, तो ये सब चीज़ें देखेगा तो वो जानेगा कि हिंदुस्तान का कल्चर क्या है, उसकी संस्कृति क्या है। समझ में आया? वहाँ पे टीचर्स के साथ हैंडशेक होता है, आप कर लो हैंडशेक, है ना। अगर आपके कोई टीचर है जो आपसे बहुत क्लोज है तो आप जाके भाई बातचीत कर सकते हो ये वो, लेकिन स्टिल हैंडशेक लुक वेरी ऑड। जब आप एक स्टूडेंट हो, स्पेशली आप छोटे हो अपने टीचर से और आप उनके सामने हाथ बढ़ा के कह रहे हो हेलो सर गुड मॉर्निंग, होता है। कॉलेजेस में तो बिल्कुल, कॉलेजेस क्या स्कूल में भी एकदम भड़क जाते हैं टीचर, है तुम मेरे बराबर हो जो हैंड शेक कर हो गया, लेकिन वहाँ पे सब टीचर्स को अपने नाम से बुलाते हैं। अब बताओ, तुम बुला दो अपने टीचर को नाम से, तुम्हें डंडे से स्वागत करेंगे वो। समझ में आया? दिस इज़ ट्रू राइट। आप अपने टीचर्स का नाम लेके दिखा दो। अरे मान लो कि कोई तुम्हारे टीचर, उनका नाम है XXX और तुमने बोल दिया XXX सर नहीं XXX, अब तो पूरी क्लास तुम्ही को देख रही है कि अरे बाप रे बाप, नाम ले लिया, नाम ले लिया, है ना। अपने पेरेंट का भी नाम नहीं लेते। जब पूछा जाता है कि माई मदर नेम इज़, माई फादर नेम इज़, तो ही लेते हैं, वरना क्या मम्मी पापा। लेकिन वहाँ पे इट इज़ सो कॉमन। तो जब वो हमारी बुक पढ़ेंगे तो हमारी संस्कृति जानेंगे, वो हमारी बुक पढ़ेंगे तो हमारे फेस्टिवल्स जानेंगे कि अच्छा इनके यहाँ जो है पतंग उड़ाने का भी एक फेस्टिवल है, अच्छा इनके यहाँ जो है दीप जलाने का फेस्टिवल है, इनके यहाँ पे होली मनाई जाती है, इनके यहाँ पे दशहरा मनाया जाता है ना, बुराई पर अच्छाई की जीत दिखाने के लिए। कितने फेस्टिवल्स हैं हिंदू फेस्टिवल्स, ठीक है। तो जब वो पढ़ेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि है इतने सारे फेस्टिवल्स, इतने पूरे साल में इतने फेस्टिवल्स मनाते हैं भाई, समझ रहे हो। तो आपकी संस्कृति का आदान प्रदान होता है। लैंग्वेज स्पेशली आपकी हिंदी सब कोई जान रहा है, पढ़ रहा है। आजकल तो मैंने देखी है BHU में, अगर BHU तो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एंड BHU में डिफरेंट फॉरेनर्स आपको दिख जाएंगे। साउथ अफ्रीका से भी आए हुए लोग वहाँ पे दिखेंगे, आपको दिखेंगे सारे के सारे फॉरेनर्स ऐसे ही बैग टांग के घूमते रहते हैं। अगर आप कभी कैंपस विजिट करो तो आपको देख के बड़ा अच्छा लगता है कि यार देखो हमारे कंट्री में आए हैं पढ़ने के लिए, समझ रहे हो। एंड दिस इज़ इवन फॉरेनर्स लर्न संस्कृत। ऐसे बहुत सारे हमारे लिटरेचर में भी और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आए हैं यहाँ पे, सीखे हैं, रहे हैं, समझ के पढ़ के यहाँ की संस्कृति देखकर अपने कंट्री में गए, फिर जाके उन्होंने अपना वर्क लिखा, समझ रहे हो। तो एथनोग्राफी जो होती है ना, एक होती है एटिक व्यू, दूसरा होता है एमिक व्यू, तो जिसमें रहकर आप सीखते हो चीज़ों को फिर लिखते हो, तो वो चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे रिसर्च करना होता है तो आपको उस एरिया में जाना पड़ता है। ऐसे ही नहीं आप लिख दो कि ठीक है इस एरिया में ऐसा होता है, सुनी सुनाई बातों को। आप जाओ, खुद देखो, परखो, फिर लिखो। तो आपकी लिटरेचर आपका सोसाइटी का एक झलक होता है, और जब कोई आपकी सोसाइटी की झलक पड़ता है तो उसे समझ में आता है कि आपकी सोसाइटी है कैसी। समझ में आया? सामाजिक व्यवस्था के लिए हम कोई भी चीज़ लिखते हैं तो उसमें भाषा का प्रचार तो होता ही, जनसंचार का माध्यम होता है, और हम भलाई के लिए लिखते हैं। मतलब मैं कोई ऐसी बुक ना ट्रांसलेट कर दूं जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी हैं, कुरीतियाँ हैं, जिसमें लिखा है मारो काटो, ये सब अलाउ है, और मैं इसको ट्रांसलेट कर दूं और जन जन में पहुंचा दूं, फिर देखो हाहाकार मच जाएगा, फिर हर कोई लेकर दौड़ रहा है कुछ ना कुछ। समझ रहे हो कि क्या मैं कहना चाहती हूँ। तो यही होता है कि जब आपका अनुवाद है ना, उससे बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है। पहले के ज़माने में अनुवाद को कॉपी कैट माना जाता था, पर आज के अनुवादक अगर ना हो तो इम्पॉसिबल है चीज़ें, है ना। आप इतनी जल्दी से चीज़ें नहीं सीख पाओगे। आपकी कंट्री और दूसरे कंट्री में डिस्प्यूट हो गया तो आपको वही पर्सन भेजना पड़ेगा जिसको उस कंट्री की लैंग्वेज आती है और आपकी भी लैंग्वेज आती है, ताकि वो आपको समझा सके अपनी भाषा में। समझ रहे हो। तो अनुवाद का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, इससे हमारी कल्चर, संस्कृति सब कुछ ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग जो है बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आएगी ना, उसमें हम डिस्कस करेंगे अनुवाद के टाइप्स क्या होते हैं ना, मशीनी अनुवाद और नॉर्मल जो भी अनुवाद है, और लिप्यंतरण भी डिस्कस करेंगे विथ एग्जाम्पल, ठीक है।
चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आया हो। मेरा मेन पर्पस यही था ये वीडियो बनाने का। आई नो इट इज़ सो लाइक डीप, थोड़ा उधर भी जो हिस्ट्री पढ़ा रहे थे उसमें थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा आपको, बट यू नीड टू राइट 2 to 3 पॉइंट्स हर चीज़ में, राइट? क्योंकि आपको पता है कि आपके पेजेस भी स्पेसिफिक देता है आपको यूनिवर्सिटी। आप बी कॉपी नहीं मांग सकते वहाँ पे, और स्पेशली बी कॉपी मांगने का भी क्या फ़ायदा जब आपका आंसर ही छूट जाए, तो समझ रहे हो? तो जितना भी लिखो सही लिखो, दैट्स इट। अच्छा लिखो, सुंदर लिखो। तो ऑल द बेस्ट गाइस, जय हिंद, जय श्री राम।